एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 2 में। कांग्रेस के नेता योगेश शर्मा जी से बातचीत कराएंगे। योगेश शर्मा जी 1998 से राजनीति में और ब्लॉक अध्यक्ष हैं पालम एरिया के। साथ में जो मिसिज हैं कृष्णा शर्मा जी, वो उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की महरौली ज़िले की। तो परिवार पूरा राजनीति में रहा है। आज सर से बातचीत करेंगे कांग्रेस के राजनीति पे, विपक्ष भी बातचीत करेंगे और जो क्षेत्रीय पार्टियां अभी नई नई आई हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो चुनाव होने थे एमसीडी के उनसे बातचीत करेंगे। तिरंगा यात्रा अभी जो बीजेपी भी निकाल रही है, कांग्रेस भी, आम आदमी, यानी कि जो तिरंगा है हमारा, जो हमारा देश की शान है, उससे हर पार्टी का अधिकार आता है और हर पार्टी अपने हिसाब से उस पर तिरंगा यात्रा काट के निकाल के आम जनता से मिल रहे हैं और अपना वोट बैंक भी वो भी बढ़ा रहे हैं। तो सर से हम जानेंगे आज पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पे, एक लंबा इंटरव्यू हम करेंगे और एक एक चीज़ को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बैकफुट पे है, तो उसका भी एक रीज़न क्या है। तो एक एक चीज़ बातचीत करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बातचीत करूँ, आपकी पालम एरिया में काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ है, ठीक है। दूसरा, आपका कांग्रेस का कोई भी नेता आपका इस एरिया में, मतलब मैं बात करूं, आपके बराबर के टक्कर का नहीं है। दूसरा, आपका राजनीतिक सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो लोग आपको चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जो युवा है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसी के कारण आपका, मुझे लग रहा है कि जो वोट बैंक है वो माइनस में जा रहा है। ऐसा है, युवा अभी कुछ टाइम से कांग्रेस पार्टी से कटा हुआ था, क्योंकि कुछ जो नई पार्टियां आई और उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री और जो है कुछ एजुकेशन को लेके झूठी अफवाहें फैलाई, उसकी वजह से कांग्रेस से युवा कट गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, युवा एमबीए करके जो है यहाँ पे खाली घूम रहे हैं, बीकॉम करके, कॉलेज करके खाली घूम रहे हैं, तो उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है और उनके बड़े बूढ़ों से उनको पता लगा है कि कांग्रेस ने उनके फादर को, उनके दादाओं को, सबको जॉब दी थी, लेकिन ये जो नई पार्टियाँ हैं इन बच्चों को जॉब नहीं दे पा रही हैं। तो ये वापस हम ये बात उनको समझा रहे हैं धीरे धीरे कि भाई कांग्रेस ने हमेशा युवाओं का ध्यान रखा है, उनको रोज़गार दिया है, उनके लिए जॉब प्रोवाइड कराई है, तो वो लोग फिर हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% हमारे से जुड़ गए हैं, आप 50% ही मान सकते हैं अभी। दूसरा सर, आप बात की पानी और बिजली की, यदि दूसरी पार्टी कर सकती है फ्री, तो क्यों कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती, या एक लोगों को क्यों फ्री में ये सुविधा नहीं दे सकती? सर, पहले से ही ये सब चीज़ें फ्री थी। जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, गरीब लोग थे, उनका बिल कभी भी नहीं आता था, बिजली पानी का, किसी भी चीज़ का। सिर्फ उन्हीं लोगों का आता था जो इसको पे कर सकते थे या इसका यूज ज़्यादा कर रहे थे। ये तो सिर्फ जो है आज हमारी गली में, जहाँ मैं रहता हूँ राजनगर पार्ट 2 में, बिजवासन विधानसभा में, मेरी गली में 200 घर हैं, तो मैं उन 200 घरों में जाके आपको दिखा सकता हूँ कि एक भी घर ये नहीं कह सकता कि उसका जो है 200 यूनिट बिजली से कम आया है आज तक। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। बिजली का बिल, मैं राजनगर में रहता हूँ तो मेरा भी बिल आता है। दूसरी बात ये कि जैसे मैं बातचीत करूँ विकास की, आप थोड़ा सा हटके चले जाओगे 2017 में, जो शीला दीक्षित जी थी, चीफ मिनिस्टर थी, और लोगों ने 15 साल उनको प्यार दिया, बिल्कुल दिया, तो उनके विकास के ऊपर ही उनको मतलब सत्ता में काबिज हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो काम था, विकास था, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ राजनीति में या कांग्रेस में कि उसको कंटिन्यू वो नहीं कर पाई? देखिए, मैं यहीं राजनगर में 77 का मेरा बर्थ है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे गली में 3-3 फुट पानी भी खड़ा होता था, वो सब भी देखा। शीला दीक्षित के आने के बाद मैंने वो सब सही होते हुए भी देखा। जो उस टाइम पे 40 साल पहले स्कूल थे, आज तक वही स्कूल है। जो शीला दीक्षित जी करके गई वही डिस्पेंसरी है, जो शीला दीक्षित जी रोड बना के गई वही रोड है, वही सीवर है। अब नई सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। बस ये तो जो है उस टाइम पे सब लोगों ने ये चलाया कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस को बदनाम किया जाए और इनको सत्ता से हटाया जाए। तो वो निर्भया वाला जो केस हुआ था, उसको लेके ये सब संघ के लोग, बीजेपी के लोग और कुछ राजनीतिक अपना फ़ायदा उठाने के लिए शीला दीक्षित जी को बदनाम किया गया और लोगों के माइंड में ये बैठा दिया गया, जिसमें कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था और एक काणे बाबा रामदेव थे, उनका बहुत बड़ा रोल था, और कांग्रेस की जो है छवि खराब कर दी गई, जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और ये इलेक्शन हार गई। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। यदि छवि खराब कर दी गई तो उसके बाद आप लोगों ने, मतलब आपकी बहुत, जो मैं बात करूं नेताओं की,
काफ़ी उच्च सत्र के नेता रहे हैं और काफ़ी मतलब आपके सांसद रहे हैं। और मैं बात करूं परिवार की, जो आपको एक सहानुभूति मिलती है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है गांधी परिवार का, तो क्यों नहीं आप जनता तक ये चीज़ मैसेज पहुंचा पाए कि हमारा नाम खराब कर रहे हैं? तो नाम खराब करने से तो उसमें थोड़ा सा इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज भी मीडिया देखिए कि 99% सिर्फ मीडिया बीजेपी को या केजरीवाल को दिखाती है। अब बीजेपी और केजरीवाल से पूछे कि ये जो मीडिया को फंड दे रहे हैं ये कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ये पब्लिक का ही तो पैसा है। मीडिया में एडवर्टाइज के लिए कितना पैसा यूज होता है? इसके ऊपर अगर RTI लगाइए, कोई जवाब नहीं देते हैं। इनसे पूछा जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि होर्डिंग बहुत लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने RTI सर ऐसा कोई, आप कांग्रेस है, देखो बोलना आसान होता है, तो आपको प्रूफ होना चाहिए कि मैंने RTI डाली। हमने RTI डाली, इनका कोई जवाब नहीं आया। आज तो अभी मेरे पास है नहीं जो हमारे पार्टी के वो लगाते हैं। एक नसीरपुर के तेजपाल सोलंकी है, वो अक्सर इसमें एक्टिव रहते हैं। मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमें दूसरा सर बातचीत करें, हमें आपने मीडिया का नाम दिया, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके प्रवक्ता जाते हैं तो जो आपने जो नैरेटिव युवाओं के मन में आती है कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए ये किए, और दूसरी बात है कि आज तो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने भी मतलब जो सत्ता में काबिज हुए थे तो ये भ्रष्टाचारों में जो एक लिस्ट बनाई थी लंबी चौड़ी, तो आज उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, वो दूसरा मैटर है। तो ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार का जो नाता आपके साथ जुड़ गया, और लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचा नहीं पाए कि हमने तो भ्रष्टाचार किया नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। देखिए, आज तक अगर कांग्रेस के किसी भी MLA MP ने कभी भी कोई भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस ने खुद उसको जेल भेजा है। और कहीं भी देखिए, पहले एक बार जो है किसी भी मंत्री का या किसी का भी नाम आ जाता था कि भ्रष्टाचार में, उसके किसी भी रिलेटिव का, तो सीधा श्री मनमोहन सिंह जी उसको सस्पेंड कर देते थे। ऐसा हमारे रेल मंत्री के भांजे का नाम आया था, बंसल जी के, अगले दिन ही उसको हटा दिया था। किसी का भी नाम आया सदा उसके ऊपर जो है कार्रवाई करी है। लेकिन अब तो बेशरम सरकार है, किसी का भी कितना ही नाम आ जाए उसमें इन्वॉल्वमेंट, और ये लोग बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कि अभी सत्येंद्र जैन के ऊपर है, सत्येंद्र जैन आराम से जो है आज भी मंत्री बना हुआ है, वो जेल में, उसके बाद भी उसको नहीं हटा रहे हैं। अब जो है सिसोदिया जी का नाम है, उसको ये नहीं हटा रहे हैं। वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए उसके बाद भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ कांग्रेस ही थी ईमानदार पार्टी, जो किसी भी उसका नाम आता था अपने मंत्री का या किसी भी उसके रिलेटिव का, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती थी। दूसरा सर, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड में लेके चलता हूँ। जो अपने प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, ठीक है, उनकी सरकार एक वोट से गिरी थी, जिसमें कांग्रेस का काफ़ी बड़ा रोल था। 1996 का सत्र था। और उनके बाद उन्होंने जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि यदि मेरे को भ्रष्टाचार करके या किसी को खरीद के मैं अपनी पार्टी में लेके आना चाहता हूँ या मेरी सत्ता बचाऊँ, तो मैं चिमटे से भी मतलब ऐसी सत्ता को मतलब छूना पसंद नहीं करता। तो कहीं ऐसा नहीं है कि जब आप बात करूँ मैं, आपने बोला कि भ्रष्टाचार की, तो हमने मानते हैं इस बात को, कांग्रेस का कोई भी नेता आज तक भ्रष्टाचार में नहीं आया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की बात करूँ मैं, ए राजा जो 2G घोटाला था, 3G घोटाला था, उसके बाद में लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला था, तो आपके साथ जो क्षेत्रीय जितने भी मिले उन्होंने सारे घोटाला किया। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उस समय यदि आप सत्ता छोड़ देते तो हो सकता है कि लोगों की आपको सहानुभूति मिलती। देखिए, उस टाइम का तो सिचुएशन ऐसी होती थी, देश चलाने के लिए गठबंधन बहुत ज़रूरी होता था। उस गठबंधन में कुछ अच्छे लोग भी आए, कुछ बुरे लोग भी आए। अब कुछ जो गलत लोग आए, उन्होंने करप्शन किया तो उसका उन्होंने दंड भी भुगता है, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस ने भी भुगता है कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखा। हाँ, मैं ये आज भी बोलता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, अडवाणी जी हुए, सोनिया गांधी जी हुई, आपके राजीव गांधी जी हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, इंदिरा गांधी जी, ये लोग नेता कभी कभी जन्म लेते हैं, और इन जैसे अच्छे नेता तो ना हुए ना होंगे कभी। तो सर ये बात बिल्कुल सही है, बड़े नेता थे। अभी राजनीति का थोड़ा सा जो मैं बोलूँ तो थोड़ा सा जो बदलाव काफ़ी आ गए हैं। अभी पहले क्या था कि राजनीति की बातें राजनीतिक रहती थी, आजकल काफ़ी पारिवारिक बातें हो जाती हैं। दूसरी बात मैं करूँ सर, आपके जो युवा नेता हैं, मैं आपको फिर एक बार उसी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, राजनीति की तरफ। जैसे आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को खोया आपने, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपने कुलदीप बिश्नोई जी को अभी खो दिया, उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद जी को खो दिया, उसके बाद में आपने हार्दिक पटेल को काफ़ी मेहनत से लेके आए थे गुजरात में, वो भी आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों है कि आपके युवा जो नेता हैं और उनकी पकड़ युवाओं पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये भी पता है वो सीट निकालते हैं, तो वो क्यों आपको मतलब कांग्रेस से नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद वो खुद बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता मिलने का, तो उनको टाइम दिया नहीं जाता, या वो मतलब स्टेटमेंट उनकी गलत होती है? देखिए, सिंधिया जी तो खुद ही अपनी सीट हार गए थे, वो तो इतने बड़े मजबूत नेता थे नहीं।
वो तो कांग्रेस के उनके साथ सपोर्ट था और कांग्रेसी नेता थे तो वो इलेक्शन जीतते थे। हाँ, उनके फादर की एक अच्छी इमेज थी, वो कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता भी थे। दूसरा, इन सब की ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन सबको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता। यही जो है सिंधिया जी चाहते थे, यही अपने जो है कुलदीप बिश्नोई जी चाहते थे। कुलदीप बिश्नोई जी का तो स्टेटमेंट भी है मेरे पास, आज भी फेसबुक पे है। ये अमित शाह जी के लिए बोल रहे थे कि मेरा जो है बीजेपी ने बहुत बुरी तरह यूज किया, मुझे घुमाया, सब कुछ बुक करा और मुझे बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में भी वो चाह रहे थे कि भाई हुड्डा जी को हटा के इनको बना दिया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने जो है राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये इनको युवा नहीं कहेंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए, जिस पार्टी ने उनको जो है उनके फादर को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनको एमपी बनाया, ये लोग अगर आज भी गद्दारी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पीठ में छुरा घोंपना। ये वो लोग नेता हैं। दूसरा सर, मैं बातचीत करूँगा कि महंगाई पे, और उसके बाद में बातचीत हम करेंगे जो आजकल चल रहा है कि अपने आप को सारे देशभक्त समझना, देशभक्ति वाली बात हम पहले कर लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस कोई भी वार करती है मतलब सत्ता पक्ष पे, तो उसका क्या कि कुछ डेट पीछे, इतना बड़ा देश है, इतने धर्म में मतलब को मानने वाले हैं, हर तरह के मंदिर बना रखे हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब कुछ है। कोई भी डेट निकालोगे तो किसी का न किसी का वो आपको निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई भी मतलब डेट फिक्स करते हो या आगे का प्लान बना के चलते हो और उसके बाद में जो आप अच्छे के लिए लड़ते हो, लेकिन वही पासा उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर। देखिए, लोगों को क्या है कि लड़वाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें हिंदू मुसलमान धर्म में और मंदिरों में बांट दो। ये अभी कुछ सालों से होने लगा है। 5 अगस्त को हमने जो है महंगाई पे, इन सब चीज़ पे धरना करा, तो इन्होंने 2 साल पुराने हुए मंदिर के मुहूर्त पे बोल दिया कि काले कपड़े। अरे आप तो जो है पिछले 70 साल से काली टोपी पहनते हो, आरएसएस वाले काली टोपी पहनते हैं, तो काली टोपी अगर अशुभ है तो फिर आप क्यों पहनते हो? और ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वो पब्लिक का महंगाई के ऊपर लेके बड़ा रोष था, उसमें पब्लिक भी, कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर 5,000 थे तो 15,000 उसमें पब्लिक थी, क्योंकि ये जो जीएसटी लगा है, बच्चों के मुंह से दूध भी छीन लिया है। तो इन्होंने कहा कि इससे पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए मीडिया इसको कवरेज दे रही है, इसको हटा दो, ये मंदिर के ऊपर चले गए। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो इनके पास 3 चीज़ बचती है, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। चाइना का ये कहीं नाम नहीं लेते, पहले लाल आँख करके दिखाते थे, अब नीली करके भी नहीं दिखाते। कुछ नहीं बचता तो पाकिस्तान पे चले जाते हैं। अरे सबको पता पाकिस्तान तो पहले भी कमज़ोर था, पाकिस्तान के तो हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, हम 4 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। आप कमज़ोर को तो कभी भी दबा लोगे। नहीं, कमज़ोर को कभी भी दबा लो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ फैसले जैसे यदि पब्लिक को पसंद है कि धारा 370 हटा, पब्लिक खुश है, या राम मंदिर बनता है, पब्लिक खुश है, तो ऐसा नहीं लगता कि आप उनको इस मुद्दे को छेड़ कर आप युवाओं को नाराज़ कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी राम मंदिर के मुद्दे को नहीं छेड़ते। हमने सदा, पार्टी ने यही कहा है कि जो भी न्यायालय में फैसला होगा वो हम मानेंगे और उसका हम सम्मान करेंगे। और जैसे ही न्यायालय ने ये वो करा, इसके बारे में फ़ैसला किया, हमने जो है खुद यहाँ पे लड्डू बांटे थे, सब कुछ किया था। हम बिल्कुल राम मंदिर के उसमें बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे, राम मंदिर बनना चाहिए। और ये बात ये कांग्रेस वाले क्यों भूल जाते हैं, ये तो इनके खुद भी नेताओं ने कहा, आडवाणी जिन्होंने उसका ताला खुलवाने वाले श्री राजीव गांधी जी ही थे। ये लोग भूल गए कि राम मंदिर की शुरुआत करने वाले राजीव गांधी जी ही थे। दूसरा सर, मैं थोड़ा सा किसानों की तरफ बातचीत करूं। राजस्थान में आपकी सरकार आई, आपको बहुत अच्छा बहुमत मिला, और उसके बाद में जो आपके अध्यक्ष हैं जो राहुल गांधी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बातचीत की कि 10 दिन के अंदर मैं मतलब जो कर्जा माफ़ कर दूंगा, लेकिन अभी तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उसका ऐसा नहीं है कि अब 2023 का भी चुनाव आने वाला है, आपको करीबन 1 साल बचा हुआ है, तो ऐसा जो उन्होंने बोला है या तो सही उसको लागू कर देते, या कुछ किसानों के जो रियल में जो कर्जा माफ़ होना चाहिए तो उनको इसका हक मिलना चाहिए था? देखिए, जितनी मुझे जानकारी है वहाँ पे 60% कर्जा माफ़ हुआ है, और बाकी कर्जा जो पार्टी का कहना है या वहाँ के मुख्यमंत्री जी का कहना है, कोविड की वजह से तो ये थोड़ा सा डिले हो गया। दूसरा, जो जीएसटी का पैसा है, आज तक जो है हमारी केंद्र की सरकार किसी भी राज्य को पूरा नहीं दे पा रही है। जब तक कर्जा माफ़ नहीं हो सकता, जब तक ये जीएसटी का पैसा, ये तो पेट्रोल पे, हर चीज़ पे जो है वैट और ये सब लगा के कमा रहे हैं, लेकिन वो उन राज्यों को नहीं दे पा रहे हैं। अगर कल राजस्थान का बकाया पैसा ये दे देते सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये 10 दिन में काम हो सकता है। दूसरा सर, मैं एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा अभी आपके चुनाव की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। पंजाब के चुनाव हुए, उसके बाद में पंजाब के चुनाव में आपने देखा कि
नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आपने चरण सिंह चन्नी को बनाया। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बातचीत करूँ, जो कैप्टन अमरिंदर जो आर्मी से हैं और हमारा भी लगाव रहा है उनसे, और 52 साल से कांग्रेस में थे, तो उनसे लास्ट में मतलब उनकी सत्ता ले लेना, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको वो एक गलत कदम था? देखिए, कैप्टन साहब एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई नो डाउट, और वो एक अच्छे नेता भी थे, लेकिन उनकी एज फैक्टर भी आ गया था। अब आप युवाओं को तो आपको आगे करना पड़ेगा। इसलिए बोला हूँ, युवाओं की बात करो तो आपको भी पता लगे, जो नवजोत सिंह सिद्धू था वो तो दल बदलू था, तो वहाँ, और उसका बाद में जब उन्होंने आपको पद नहीं देते तो उसने तो घोषणा भी लगभग बातचीत चली, लोग आम आदमी पार्टी में जाने वाला था। तो ऐसा नहीं है कि आपने कि एक अपने परिवार को मतलब साइड करके आपने दूसरे को मतलब ज़्यादा महत्व दिया? नहीं, कैप्टन साहब की रिपोर्ट खुद उनके जो एमएलए थे जिनको उन्होंने टिकट दी, वहाँ से जितवाया, वो सब लोग उनके खिलाफ थे। वो लोग बोलते थे कि ये फार्म हाउस से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ग्राउंड पे ये नहीं है। दूसरा, कांग्रेस का पंजाब में हारने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वही 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, झूठे वादे, झूठे सब कुछ। 1000 रुपये जो है उनको मिलेंगे, 18 साल से ऊपर वाली सबको। तो ये पैसा केजरीवाल क्या अपने घर से दे रहा है? ये तो इनकम टैक्स जो पे कर रहा है उनका पैसा बांट रहा है। लेकिन ऐसे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता फ्री में। तो अभी तो सिर्फ एजुकेशन, बिल्कुल आपने सही बोली है कि परसों एक स्टेटमेंट थी जो मुख्यमंत्री पंजाब का कि हमें कर्जा उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो तो जुमला ही निकला, सबको पता है। वही तो है ना कि अब वो 200 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है कि जी मुझे जो है पंजाब का कर्जा उतारना है। अरे भाई, तू और कर्जा करवा रहा है, उसके पहले ही पंजाब के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है। तो इससे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ फ्री एजुकेशन और मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। बाकी आप सबको ये बोलो कि भाई उनको रोजगार दो, वो कमाएं और रनिंग में करते रहें सारे काम को। दूसरा सर, अभी आपको बताइए कि हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है, ठीक है। मैं बात करूँ सत्ता पार्टी की, तो 7 तारीख से लेकर 16-15 तारीख का उनका कैंपेन चल रहा है, ठीक है। ज़ोरों शोरों से मीडिया भी दिखा रही है और हम भी देखते हैं मार्केट में, हमने खुद कवर किया है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि आपको कि जैसे कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल साहब ने बोल दिया कि मैं 14 तारीख को 5 बजे अपना इस पर कैंपेन करेंगे, तो कांग्रेस को भी इस स्तर पर मतलब युवाओं के लिए या एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश का मतलब पर्व है और हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम उनके साथ में, तो आपको भी एक बार मैदान में उतरना चाहिए। बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी ये हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 9 तारीख से और 15 तारीख तक कंटिन्यू ये प्रोग्राम है। 12 तारीख को हमारे बिजवासन विधानसभा में भी ये सब होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी तो सदा देशभक्त पार्टी है। ये लोग हैं जो 52 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते थे। आज भी पूछिए, दीजिए मोहन भागवत के हाथ में झंडा और बोलिए कि थोड़ा सा घूम ले, वो भी उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे। और बीजेपी निकली तो उन्हीं में से, आरएसएस में से। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी थे तो आरएसएस के प्रचारक ही। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो लोग देशभक्त हैं और हम लोग देशभक्त सर, हम नहीं बोल रहे हैं देशभक्त हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल, मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो देशभक्त है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका एक जो लोगों के में जो विश्वास पैदा कर रहे हैं, तो ऐसा कांग्रेस भी एक पार्टी मतलब इतनी बड़ी सत्ताई पार्टी है और काफ़ी राज्य उनकी सरकार है, तो एक हमारा पर्व है, तो उसको मतलब युवाओं तक मैसेज देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बीजेपी देशभक्त है, सारे देशभक्त है। मैं ये बोलता हूँ सर, हर आदमी देशभक्त है। पूरी पार्टियाँ, सभी पार्टियाँ देशभक्त हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो देशभक्त ना हो। लेकिन बस मीडिया जो है, मीडिया कांग्रेस को नेगेटिव दिखाती है, बीजेपी को, और जो भी मीडिया को आज की डेट में अरेंज कर रहा है उसको पॉजिटिव दिखाती है, जो अरेंज नहीं कर पा रहा है उसको नेगेटिव दिखाती है, और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि केजरीवाल जी 14 अगस्त को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान करता है, आप 15 अगस्त को क्यों नहीं कर रहे हो? आप 13 अगस्त को कर लो, हमें समझ में आता है कि चलो 15 अगस्त को छुट्टी होती है। तो ये 14 अगस्त वाला तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप 13 अगस्त को करो, 15 अगस्त को करो, हम मानते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं कह रहे कि केजरीवाल आप गद्दार हो क्योंकि क्या आप 14 अगस्त को कर रहे हो। भाई, जिसकी जैसी समझ है वो कर रहा है। दूसरा सर, अभी लास्ट में एक ही बात हम चित करेंगे सर, बिल्कुल हमने सारी बातचीत की, महंगाई पे हमने बातचीत की, देशभक्ति और भ्रष्टाचार, सब मुद्दों में हमने एक एक करके बातचीत की। आपका अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपका अभी पार्टी का आपका विजन क्या है? आप एक युवाओं को और अपने जो वर्कर हैं, ये कार्यकर्ता, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं, वो रोज़ 4 घर 5 घर जाएं। उन लोगों को महंगाई और इन सब का पता है
जिसके भी घर जाएंगे उनको बताएं कि पार्टी अगर देश में वापस आएगी तो ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं, रेल, तेल, कोयला, अब 2G का ये नाम लेते थे, 5G भी बेच दिया, उससे भी आधे रेट में। जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये जो सरकारी इन्होंने संस्थाएं बेची हैं कांग्रेस के आने के बाद, ये वापस, जैसे इंदिरा गांधी जी ने डंडे के जोर पे वापस ली थी, कांग्रेस पार्टी आने के बाद ये वापस इनसे, इनके 3 दोस्त उद्योगपतियों से वापस ली जाएगी और गवर्नमेंट जॉब जैसे पहले पब्लिक को मिलती थी वैसे दोबारा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर से हमने हर मुद्दे पर बातचीत की। हम ये चाहते हैं कि देश में कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, जो राष्ट्रीय पार्टी हो, हम एक एक जो नेता हैं, जो पार्टी का अपना पक्ष रखते हैं, हम एक एक करके आपको हर आदमी से, उस आदमी से बातचीत कराएंगे जिससे युवाओं की नौकरी, रोजगार, उसके बाद में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम कैसे लगे और देश तरक्की कैसे करे। तो हर पल यानी हर दिन हम एक एक नेता से बातचीत आपकी कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।